बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग जो है वो टैक्स प्लानिंग के इस चैप्टर को कवर कर चुके थे और अब हम इसको आगे लेके चलते हैं यहाँ से। अब एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है मिनिमम टैक्स। ठीक है जी। देखिए नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि देखें, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे तो हमें टैक्स देना है। यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा। अगर आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा या आपके बिजनेस की जो टैक्सेबल इनकम है वो इतनी कम है कि उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी, या आपके बिजनेस को टैक्स हॉलीडेज मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल के 3 साल के, तो उन 5 या 3 साल में आपने अपनी इनकम पे टैक्स पे नहीं करना। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं इसके, ऐसे ही है। तो नॉर्मल अप्रोच ये है कि भाई जब आपकी इनकम टैक्स की जद में नहीं आ रही तो आपको टैक्स पे नहीं करना। मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन की इनकम 4 लाख या उससे कम है तो क्या उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल है? जवाब दें। अगर आप बिजनेस के प्रॉफिट्स जो डिक्लेयर करते हैं वो 4 लाख या उससे कम डिक्लेयर करते हैं, कोई इंडिविजुअल या एओपी, तो क्या उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा? भाई नहीं होगा। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, कंपनी के ऊपर तो टैक्स रेट फिक्स है। अब उसकी इनकम 1 रुपया हो या 10 लाख रुपया, उसको उसी एक फिक्स परसेंटेज से क्या करना है, टैक्स देना है। आप सब जानते हैं इस बात को, स्मॉल कंपनी हो या कंपनी, ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ज्यादातर कंपनी वाले केस में होता कुछ इस तरीके से है कि टैक्स लॉ ये बोलता है देखो, टैक्स ईयर एक रोड है, इस रोड से गुजरोगे तो टोल देना पड़ेगा। मतलब टैक्स ईयर से गुजरे हो तो कुछ तो हमारे हाथ में रखो, भले तुम्हारी इनकम हो या ना हो, लेकिन तुम्हें टैक्स ईयर से गुजरते हुए खाली हाथ नहीं जाना। मतलब ये नहीं कि हमारे हाथों में कुछ ना कुछ रख के जाना पड़ेगा, बस यहाँ से गुजरे हो तो कुछ देकर जाओ। कुछ समझे बात को या नहीं? तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज का, मिनिमम टैक्स का, कि जनाब कुछ भी हो जाए आपके ऊपर एक मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो क्या मिनिमम टैक्स तमाम इंडिविजुअल्स एओपीज के ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनीज के एप्लीकेबल है? नहीं, जवाब इसका नो है। मिनिमम टैक्स इस पे एप्लीकेबल है रेजिडेंट कंपनी पर। मिनिमम टैक्स इस पे एप्लीकेबल है ऐसे इंडिविजुअल या एओपी पर जिसका टर्नओवर यानी कि सेल्स जो हो वो हो 10 मिलियन से 10 मिलियन हो या उससे अबव हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक आम इंडिविजुअल या एओपी टर्नओवर टैक्स वाले केस में फॉल नहीं करेगा। अब इसकी मिसाल क्या है, जरा देखिएगा। एक शख्स जिसका टर्नओवर, देखें अब ये जो मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन है, वो जरा आप पढ़ के देखें इसको। यहाँ से एन इंडिविजुअल और एओपी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹10 million above in tax year 2017 और इन एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। अगर आपने 2017 में 10 मिलियन का टर्नओवर हासिल कर लिया है या उसके बाद किसी भी टैक्स ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 मिलियन हो जाता है तो फिर आपके ऊपर मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा किसी भी टैक्स ईयर में, ना कि उस पार्टिकुलर टैक्स ईयर। यानी टैक्स ईयर 2017 या उसके बाद किसी भी टैक्स ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 मिलियन तक या उससे एक्सीड कर चुका है तो आप पर अब आने वाले तमाम टैक्स ईयर में और उस टैक्स ईयर में जो है वो मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है। अब मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल है, उसकी टैक्सेबल इनकम 2017 में बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसका टर्नओवर 10 मिलियन था। लेकिन फर्ज कर लें उसी इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम जो है वो 2020 में 4 लाख रुपए, या उसका 2020 में क्या आ गया, लॉस आ गया। तो अब क्या करें? अब क्योंकि उसकी एनुअल, उसकी जो 2017 में जो इनकम थी वो ज्यादा थी, उसका टर्नओवर जो था 10 मिलियन या उससे अबव था, तो लिहाजा 2020 में उसको मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब भले उसकी इनकम 4 लाख को क्रॉस नहीं कर रही तो नॉर्मल स्लेब रेट के हिसाब से उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है,
लेकिन क्योंकि वो मिनिमम टैक्स की कंडीशन पूरी कर रहा है, तो अब इस टैक्स ईयर के रास्ते से गुजरते हुए उसको एफबीआर की झोली में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा भाई, एफबीआर के कशकोल में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खाली हाथ जाने नहीं देना पड़ेगा। वो बोला हम अब हम आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे भाई, खाली हाथ तो नहीं जाने वाले। अब इस ये एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, अब जरा इस ओवरऑल सिनेरियो को हम समझ लेते हैं। देखें तो इसको इस तरह सोचें जिस तरह मैं बोल रहा हूं कि वो एंटिटीज जिन पर मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होता है वो अपनी टैक्स कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करती हैं। क्या बोला बेटा? वो एंटिटीज जिन पर मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होता है वो अपनी टैक्स कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करती हैं। आसान बात कंपनी में समझ आएगी क्योंकि कंपनी का टैक्स रेट फिक्स है। बताइए जरा कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 29%। अच्छा अब समझेगा बात को। एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट इस साल 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का अगर आप 29% निकाल लें तो क्या बनेगा बताइए? 29,000। वेरी गुड। फर्ज कर लीजिए उस कंपनी का इस साल टर्नओवर जो है वो है 8 मिलियन। टर्नओवर का निकालें 1.5%, 8 मिलियन का 1.5%, बताइए क्या बनता है? 1,20,000। तो अब ये कंपनी अपनी टैक्स कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेगी? एक्चुअल टैक्स क्या है? जो नॉर्मल टैक्स रेट्स के जरिए निकाला जाएगा 29,000 प्रॉफिट्स पे निकाला जाएगा, नॉर्मल वे में निकाला जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल टैक्स। तो आप एक्चुअल टैक्स को बोलेंगे 29,000 को बोलेंगे या 1,20,000 को बोलेंगे? 29,000 को बोलेंगे। तो एक्चुअल टैक्स इज 29,000 और टर्नओवर टैक्स इसको बोलेंगे आप बेटा, जो भी आपने टर्नओवर का निकाला 1.5%। तो अब हम कैलकुलेशन ऐसी कंपनीज की जिन पे टर्नओवर टैक्स एप्लीकेबल है इस तरह करेंगे, एक्चुअल टैक्स और टर्नओवर टैक्स विच एवर इज हायर। इस कंपनी पर एक्चुअल टैक्स कितना बनता है? 29,000 बनता है, लेकिन इसका जो टर्नओवर टैक्स है वो क्या है? वो 1,20,000 है। तो हायर वैल्यू किसकी आई? टर्नओवर टैक्स की। तो इस केस में कंपनी को कितना टैक्स पे करना है? 1,20,000 रुपए। चले अब इस 1,20,000 में 29 तो कंपनी वो पे कर रही है जो उसका एक्चुअल टैक्स है, यस और नो? तो बताइए एफबीआर या टैक्स लॉ इस कंपनी पे जुल्म कितने से कर रहा है? इस कंपनी पे जुल्म कितने से हुआ है सर समझो? यस जबरदस्त, 91,000 से। तो एफबीआर जालिम हुआ, इसका मतलब ये हुआ टैक्स बनाने वाले जालिम हो गए, बिला वजह 91,000 का टैक्स मांग रहे हैं। और तो जुल्म नहीं होगा। अब उसको इस बात की इजाजत होगी कि ये 91,000 जो ये आज ज्यादा दे रहा है टर्नओवर टैक्स लगने की वजह से, इसको अगले साल वो अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर ले। यानी अगले साल जब उसका उसका नॉर्मल टैक्स टर्नओवर टैक्स से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो उसने पिछले साल टर्नओवर टैक्स की वजह से जो टैक्स ज्यादा दिया था वो अपने इस साल के टैक्स में से एडजस्ट कर ले, तो वो जुल्म की तलाफी हो जाएगी। मतलब समझ ले, एक तरह से एफबीआर ने आप पे जुल्म किया, बाद में माफी मांग ली, ऐसे ही। क्या कहेंगे? क्या ये बात समझ में आती है बेटा? बोलिए। भाई रिस्पॉन्स करेंगे तो बात बनेगी आप सब लोग।
जवाब दें बेटा सब लोग। अच्छा, अब ये मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको 1 लाख प्रॉफिट की और 8 लाख टर्नओवर की, है ना, ऐसा ही है ना। और एग्जाम्पल मैंने ली कंपनी की, कंपनी पे कोई 10 मिलियन की कंडीशन अप्लाई नहीं होती, कंपनी रेजिडेंट कंपनी होनी चाहिए। मतलब जो भी कंपनी रेजिडेंट है पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए, उसको मिनिमम टैक्स देना है। नॉन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 10 मिलियन वाली बात किसके लिए थी? इंडिविजुअल और आईओपी के लिए। तो अगर 2017 या किसी और टैक्स ईयर में ये इंडिविजुअल या एओपी अपना 10 मिलियन या उससे अबव टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर उन पर मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा, चाहे आइंदा 10 मिलियन का टर्नओवर हो या ना हो, कोई इशू नहीं। यानी कि जिस टैक्स ईयर में आपने 10 मिलियन या उससे अबव टर्नओवर क्रॉस किया बतौर इंडिविजुअल या बतौर एओपी, आपके ऊपर क्या हो गया? टर्नओवर टैक्स एप्लीकेबल हो गया। इस तरह समझे इस बात को प्लीज। चलिए जी, प्रॉफिट तो मैंने जानबूझ के रखा था, वो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा अपना पास। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या है? फर्ज करें कंपनी का प्रॉफिट 0 है, 0 प्रॉफिट का 29% 0 होगा। लेकिन इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी का टर्नओवर है 5 मिलियन, तो 5 मिलियन का 1.5% 75,000, यस और नो? तो एक्चुअल टैक्स 0 है, एक्चुअल टैक्स 0 है, और टर्नओवर टैक्स कितना बन रहा है? 75% बन 75,000 बन रहा है। तो इस कंपनी पे जुल्म कितने से हो रहा है? इसने अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से कितना ऊपर टैक्स दिया है? ये 75,000 इसको अलाउ कर दी जाएंगे, वो अगले साल की टैक्स लायबिलिटी से क्या कर ले? नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर ले। लेकिन जब ये इसको अगले साल, रबनवाज के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, जब ये अगले साल इसको अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेगा, तो एडजस्ट करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना है कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो है वो टर्नओवर लिमिट से नीचे ना चली जाए। तो किसी भी पॉइंट पर आपका टैक्स टर्नओवर टैक्स से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे अबव हो सकता है। तो अगर आपका एक्चुअल टैक्स टर्नओवर टैक्स से अबव है तो आप उसकी तरफ जाएं, वरना अदरवाइज आप टर्नओवर टैक्स पे करें। ठीक है बेटा, ये एक बुनियादी स्केच आपके दिमाग में बन गया इस चीज का। बताइए मुझे आप सब लोग। नाउ अब देखिएगा, द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटीज शैल पे 1.5% टर्नओवर टैक्स इफ देयर टैक्स लायबिलिटी इज निल। अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी निल है, निल मतलब टैक्स लायबिलिटी निल कब होती है? जब इनकम 0, और टैक्स लायबिलिटी निल कब होती है? जब आप लॉसेस में हो। दो सूरतों में टैक्स लायबिलिटी निल हो सकती है ना, या तो प्रॉफिट 0 है तो टैक्स लायबिलिटी निल हो गई, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, या फिर आप लॉसेस में हैं तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस पर भी आपको कोई टैक्स थोड़ी मिलेगा, पैसे थोड़ी मिलेंगे वापस आपको, उससे तो अपनी फ्यूचर इनकम रिड्यूस करेंगे। बोलिए जल्दी बोलिए बेटा सब लोग, यस और नो? तो टैक्स लायबिलिटी या तो आपकी निल है या लेस देन है 1.5% ऑफ टर्नओवर। तो दोनों सूरतों में आपको जो कम से कम टैक्स देना पड़ेगा और टर्नओवर टैक्स के बराबर देना पड़ेगा। This section shall apply even if the income of business entity is exempt from income tax and no tax is otherwise payable on account of loss for the tax year. यानी अगर आपको टैक्स हॉलीडेज मिले हुए हैं, टैक्स लॉ की तरफ से चंद सालों का टैक्स आपको माफ कर दिया गया है, तब भी आपको मिनिमम टैक्स देना है, या फिर आप लॉसेस में हैं तब भी आप मिनिमम टैक्स देंगे, क्योंकि आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निल है। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ लॉस फॉर द टैक्स ईयर, या आपकी आज तो टैक्स लायबिलिटी पॉजिटिव थी, लेकिन माजी के लॉसेस जब आपने उसको, सॉरी, आज तो आपकी टैक्सेबल इनकम पॉजिटिव थी, लेकिन माजी के लॉसेस जब आपने कैरी फॉरवर्ड करके यहां से एडजस्ट किए,
माजी में कैरी फॉरवर्ड किए, इधर ब्रॉड फॉरवर्ड किए, जब एडजस्ट किए तो उससे आपकी इनकम क्या हो गई, नील हो गई। तो मतलब या तो ऑलरेडी आपकी इनकम नेगेटिव है, या आपकी इनकम वक्ती तौर पे एग्जेम्प्ट है, या आपकी इनकम तो पॉजिटिव है आज, लेकिन माजी के लॉसेस जब आप उनमें से एडजस्ट करते हैं तो आपकी इनकम क्या हो जाती है, नील हो जाती है। या जो इनकम बचती है उस पर जो टैक्स बनता है वो टर्नओवर टैक्स से लेस देना जाता है। तो इन तमाम सूरतों में आपको टर्नओवर टैक्स देना है। और ये किन लोगों ने देना है, दो बिजनेस कैटेगरीज बताई गई हैं यहाँ पर, वो कौन सी है, रेजिडेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, और ऐसे इंडिविजुअल और एओपीज जिनका टर्नओवर 10 मिलियन या उससे अबव वो इन टैक्स ईयर 2017 और इन एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, और दो में से किसी एक जगह या दोनों जगह, बात एक ही है, किसी एक जगह भी फॉल कर जाओगे तो टर्नओवर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद reduce rates of minimum tax have been specified in rate in certain special cases such as, कुछ लोगों के लिए टर्नओवर टैक्स का जो रेट है वो 1.5% नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो टर्नओवर टैक्स का क्या है, रेट है, वो जवाब दें, 1.5% नहीं है, बल्कि कितना है, 0.75% या 0.25%। तो 0.75% फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, शेल हो गया, कार्लटेक्स हो गया, टोटल हो गया, सोन, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज, डीलर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंग्रो, यूरिया वगैरह जो चीजें हैं, इनकी जो डीलर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात नहीं हो रही। कंपनी अगर ये डीलर्स की बात हुई, कंपनी कौन सी आई है, सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी आई। तो अच्छी तरह सुना करें और पढ़ा करें चीजों को। 0.25% ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फिर आपके ऊपर 0.25% टर्नओवर टैक्स एप्लीकेबल। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है जी, वो जो पेरिशेबल आइटम है बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, एंड सिगरेट्स, राइस एंड फ्लोर मिल्स, ठीक है जी, बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट्स, ये सारे आइटम है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ओके जनाब, तो ये तमाम बातें आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं। अब सवाल है टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर को डिफाइन करना, और इस पे आई कैप में टर्नओवर के ऊपर सिनेरियो आ चुका है। उसमें आई कैप ने इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली टेस्ट किया था एग्जाम में, और ये पूछा था कि भाई इस डेफिनेशन के हिसाब से टर्नओवर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिस पर आपको टर्नओवर टैक्स लगाना है, क्योंकि हो सकता है आपके टर्नओवर के अंदर कुछ चीजें ऐसी शामिल हों जिनको आपको अलग करना पड़े टर्नओवर टैक्स लगाने के लिए। सेल्स के अंदर अगर सेल्स टैक्स शामिल है तो उसको एक्सक्लूड कर दें, सेल्स के ऊपर अगर आपने कोई एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई तो उसको अलग कर दें, अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब अगर एक चीज जो थी वो 1,000 रुपए की थी, आपने उस पर 20% ऑफ दिया है और आपकी इनवॉइस उसको शो करती है, तो फिर टर्नओवर टैक्स 1,000 पे एप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि 800 पे एप्लीकेबल होगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होगा। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है उसका ताल्लुक सेल होने के बाद होता है, जिसको हम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं, तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते। तो अब बड़ी नॉर्मल बात है कि अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से सेल्स की वैल्यू उठाते हैं तो वो सेल्स की वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स ही होती है, वो सेल्स की वैल्यू एक्साइज ड्यूटी उसमें शामिल नहीं होती, उसमें ट्रेड डिस्काउंट शामिल नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है कि उसमें से अगर हम IS1 फॉलो कर रहे हो तो उसमें से हमने कैश डिस्काउंट भी सेल में से ही माइनस कर लिया होता है। तो अगर आपके पास जो सेल्स की वैल्यू है उसमें कैश डिस्काउंट माइनस हुआ है, जिसको हम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं, उसको क्या करें, आप एड बैक कर दें। यह एग्जाम में सिनेरियो ऐसे बनाता है कि इसमें सेल टैक्स भी शामिल है, इसमें एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी लेस हुआ है, इसमें कैश डिस्काउंट भी लेस हुआ है। तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये करें कि आप सेल्स टैक्स इसमें से लेस कर दें, आप एक्साइज ड्यूटी इसमें से लेस कर दें,
और आप जो ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ उसको लेस ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। शर्त ये कि इनवॉइस उस डिस्काउंट को शो करे। अगर इनवॉइस शो नहीं करती तो आप उसको ऐड बैक करवा दें। अच्छा, और जो कैश डिस्काउंट लेस हुआ है उसको भी ऐड बैक करवा दें। और सेल में अगर कोई ऐसी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट सेल्स हैं, या सेल में कोई ऐसी सेल है जो आपने गुड्स बाहर से कमर्शियली इंपोर्ट की थी और एज इट इज बेच दी थी, तो अगर आपकी ऐसी सेल में शामिल है जिसपे इंपोर्ट स्टेज पर, एक्सपोर्ट स्टेज पर आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया गया है और वो टैक्स एफटीआर में फॉल करता है, तो एफटीआर पे जो भी टैक्स कलेक्ट हो गया फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अगर आपकी सेल्स में कुछ ऐसी सेल्स शामिल हैं जो कि एफटीआर बेस्ड सेल्स हैं तो उनको भी अलग कर। बेटा मेरी बात समझ में आती है आप लोग? मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह बोलता हूँ कि भाई आपके पास 1 मिलियन की सेल है, तो 1 मिलियन में से 2 लाख की सेल जो है वो एक्सपोर्ट है या इंपोर्टेड गुड्स की सेल है जिस पर आप एफटीआर बेस्ड टैक्स पे कर चुके हैं इंपोर्ट स्टेज पर। तो अब आप क्या करेंगे, टर्नओवर टैक्स पर्पस के लिए इस 2 लाख रुपए को सेल की वैल्यू में से एक्सक्लूड कर देंगे। यस और हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, तो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे आप, ग्रॉस फी फॉर सर्विसेज, कमीशन एंड ग्रॉस रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूडिंग कवर्ड अंडर एफटीआर। तो अगर आपने कोई ग्रॉस फी रिसीव की है, कोई कमीशन या ग्रॉस रिसीट रिसीव की है किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, बस शर्त ये कि उसमें कोई ऐसी फीस या ऐसा कमीशन या ऐसी कोई ग्रॉस रिसीट शामिल ना हो जो कहाँ कवर होती हो, एफटीआर में, फाइनल टैक्स रिजीम। उसके बाद द कंपनीज शेयर ऑफ टर्नओवर, फी फॉर सर्विसेज, कमीशन एंड ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी एओपी of which the company is a member, excluding those covered under FTR। ये थोड़ा एक मुश्किल पॉइंट है। अब आप मुझे बताइए, पहला सवाल, एक सवाल और उसका जवाब सुनिएगा। क्या कंपनी अगर एओपी में मेंबर हो तो एओपी का शेयर जो है, एओपी में से प्रॉफिट का शेयर एओपी में से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा कंपनी का शेयर? यस और नो, इस बात का जवाब दीजिए। और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी कंपनी की टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लिया जाएगा? यस और नो? और उस पर कंपनी खुद ही टैक्स देगी। तो अगर बेटा कंपनी के प्रॉफिट में एओपी के शेयर की वजह से इजाफा होता है तो कंपनी की बुक्स में या कंपनी के पास जो रिकॉर्ड है उसमें वो सेल तो मौजूद नहीं है जिस सेल के जरिए एओपी के प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए गए हैं। तो मिसाल के तौर पर कंपनी का अपना टर्नओवर जो है वो 12 मिलियन का है। सही है बेटा? मैं जो पूछूं उस बात का जवाब दीजिएगा। फर्ज कीजिए कंपनी का अपना टर्नओवर 12 मिलियन का है, ठीक है? उस 12 मिलियन के टर्नओवर पर कंपनी ने खुद 5 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया है। ओके, जवाब दें। अच्छा, एओपी का टर्नओवर जो है वो 6 मिलियन का है। उस 6 मिलियन के टर्नओवर पर एओपी ने प्रॉफिट कमाया है 1 मिलियन। इस 1 मिलियन का 50% शेयर किसका है? कंपनी का। तो अब अगर 5 लाख रुपए कंपनी की इनकम में ऐड किए जाएं तो मैंने आपको प्रीवियसली कंपनी की इनकम कितनी बताई थी? 3 मिलियन। तो 3 मिलियन में अगर 5 लाख रुपए एओपी वाले ऐड कर दिए जाएं तो अब कंपनी का टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, आप सब बताइए। 3,500,000। यस और नो बेटा? सब जवाब दे मुझे आप सब लोग। बेटा वर्बली बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, करेक्ट। अब आप बताइए
कंपनी का अपना टर्नओवर कितना था 12 मिलियन, तो जाहिर सी बात है नीचे प्रॉफिट है 3.5 मिलियन, इसमें जो 5 लाख रुपए है इसका टर्नओवर कंपनी के पास मौजूद नहीं है, इसका टर्नओवर किसके पास था, एओपी के पास था। तो अब टर्नओवर टैक्स निकालने के लिए जब एओपी के जब कंपनी के प्रॉफिट में एओपी का शेयर शामिल है तो फिर टर्नओवर टैक्स निकालने के लिए 12 मिलियन के टर्नओवर में एओपी के टर्नओवर का उतना परसेंटेज आपने ऐड करना होगा जितना कंपनी से बिलोंग करता है। तो मैंने एओपी का टर्नओवर कितना बताया 6 मिलियन, 6 मिलियन का निकाले आप 50% कितना बनेगा 3 मिलियन, यस और नो। 12 मिलियन कंपनी का खुद का टर्नओवर है और 3 मिलियन एओपी के टर्नओवर का शेयर है किसके पास, एओपी कंपनी के पास। और इस तरह कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया, कितना 15 मिलियन हो गया। अब मिनिमम टैक्स जो होगा इस 15 मिलियन पर निकाला जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जवाब दे। अब बस शर्त ये है कि जब आप एओपी से टर्नओवर उठाओ तो सबसे पहले एओपी के टर्नओवर में अगर कोई ऐसी इनकम शामिल है जो एफटीआर में कवर हो रही है, अगर मैं आपको ये बोलूं एओपी का टर्नओवर कितना है 6 मिलियन, लेकिन 6 मिलियन में 1 मिलियन जो इनकम है वो एफटीआर बेस्ड है, 1 मिलियन का टर्नओवर जो है वो एफटीआर बेस्ड है, आप क्या करोगे 6 मिलियन में से पहले 1 मिलियन माइनस कर दोगे, एओपी का नॉर्मल टर्नओवर कितना बचा 5 मिलियन, और फिर 5 मिलियन का निकाला आपने क्या 50% जो बना 2.5 मिलियन। अब ये ऐड होगा किसमें, कंपनी टर्नओवर में। मतलब कंपनी के टर्नओवर में एओपी के टर्नओवर का शेयर ऐड करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें एओपी की कोई एफटीआर बेस एक्टिविटी शामिल ना हो। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। बेटा क्लियर होती है बात या नहीं, बताइए। चलेंगे ओके। उसके बाद जो मैंने अभी बताया समझाया आपको कि भाई जो आपने मिनिमम टैक्स की वजह से अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ऊपर टैक्स पे किया है उसको आप ले जाएं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करें, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसको अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो एडजस्ट होने के बाद उस साल की मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से नीचे ना जाए। तो इसकी एग्जांपल अभी आपके सामने आ रही है। The minimum tax in excess of normal tax liability shall be carried forward and adjusted against the tax liability of subsequent 5 tax years. यानी अगर आपने एक साल मिनिमम टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम टैक्स पे किया है टैक्स ईयर 2017 में जो कि आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा था, तो अब उसको आने वाले 5 साल में एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से। तो अगर 17 है तो 17 वाला टैक्स 18, 19, 20, 21 और 22 तक क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा, जाया हो जाएगा। यस और नो? जवाब दें बेटा सब। कुछ कंपनीज अगर रेजिडेंट भी हो तब भी उनके ऊपर मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। The minimum tax provision shall not apply in certain cases, example मुदारबा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये लॉ ने इनको एग्जेम्पशन दे दी स्पेसिफिकली। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल आपको दी गई है, इसको हम कवर करने जा रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिनिमम टैक्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, ताकि हम कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक है जी, टैक्स ईयर 1 हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितनी है 10,000 रुपए। ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी किस पे कैलकुलेट हुई होगी बेटा, फर्ज कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं बात समझ लेते हैं। फर्ज कर लें ये कंपनी का टैक्स हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये हमने 29% से वर्कआउट किया होगा।
यस और नो? तो अगर ये 10,000 रुपए प्रॉफिट का 29% है, तो 10,000 को 0.29 से डिवाइड करके मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं ना। जवाब दीजिए, जरा डिवाइड कीजिए 10,000 को 0.29 से। 34,483 चलेंगे। ओके। अच्छा, 90,000 को डिवाइड कीजिए 0.29 से। मैंने कंपनी अज्यूम कर लिया। 90,000 को डिवाइड कीजिए 0.29 से। 3,10,345। 1,20,000 को डिवाइड कीजिए 0.29 से। 4,13,793। और ऑब्वियसली टैक्सेबल प्रॉफिट, और टैक्सेबल प्रॉफिट वो तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद आता है जो इनएडमिसिबल और एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, जो अब तक आपने चैप्टर नंबर 13 और 14 में सीख लिए हैं। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट बना दिया गया है। और जब इनका 29% निकाला जा रहा है तो इनका नॉर्मल टैक्स ये बन रहा है। अच्छा जी, अब एक और चीज, टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर, जो टर्नओवर टैक्स है 60,000 रुपए, जो कि 1.5% ऑफ टर्नओवर है, तो इसी को अगर आप 0.015 से डिवाइड कर दें तो आपको टर्नओवर की वैल्यू भी मिल जाएगी। समझाने के लिए बात कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुद इन चीजों को कैलकुलेट कर सके कि ऑब्वियसली टर्नओवर का 1.5% निकाला गया होगा। कोई बता सकता है टर्नओवर कितना है? 4 मिलियन। 40 लाख का टर्नओवर है। 63,000 डिवाइडेड बाय 0.015। 63,000 divided by 0.015, 4,200,000। ओके बेटा, 75,000 divided by 0.015, 5 मिलियन। ठीक है ना बेटा, जवाब दें। अच्छा, अब क्या करना है, बोलिए। मतलब प्रैक्टिकली ये वैल्यूज आपके सामने होंगी, इसका निकला 29%, और ये वैल्यू आपके सामने होगी, इसका निकला 1.5%। समझे बात या नहीं? तो जरा बताइए, एक्चुअल टैक्स, नॉर्मल टैक्स और टर्नओवर टैक्स, विच एवर इज हायर? तो बताइए, टैक्स ईयर 1 में आपने एफबीआर को क्या टैक्स पे करना है? 10,000 पे करना है, 60,000 पे करना है? नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर टैक्स, विच एवर इज हायर। इसका तो कम से कम आपको इस टैक्स ईयर से गुजरते हुए एफबीआर की झोली में 60,000 रुपए डालने होंगे। यस और नो? अगर गुजर रहे हो तो कुछ तो डाल के जाओ मिनिमम, इससे कम की बात नहीं करो। ठीक है? अच्छा जी, अब बताइए, जब आप 60,000 टैक्स दे रहे हैं तो आप अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से कितना अबव टैक्स दे रहे हैं? जुल्म कितने से हुआ आप पर? 50,000। इस 50,000 को अब आप क्या करेंगे बेटा?
कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, यस और नो? हाँ, लेकिन 5 साल की जो लिमिट है ना, अगर अगले साल आपके पास इतना नॉर्मल टैक्स हो कि उससे ये पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाए, तो फिर तो आप पूरा एडजस्ट कर लोगे ना बेटा, कोई इश्यू तो नहीं होगा। चलें ईयर 2 में चलते हैं। तो आपने ईयर 1 से कितना टर्नओवर टैक्स कैरी फॉरवर्ड किया, जो कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एक्सीड करता 50,000। ईयर 2 में चलते हैं। ईयर 2 की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 90,000। जैसा, और ईयर 2 का टर्नओवर टैक्स कितना, 63,000। विच एवर इज हायर, हायर क्या है, 90,000। तो क्या ईयर 2 की आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपके टर्नओवर टैक्स से ज्यादा है? तो आप इससे पिछले साल वाला टर्नओवर टैक्स एडजस्ट कर लें उतना जितना, ये तो पूरा कर लें, लेकिन अगर पूरा पूरा एडजस्ट करने से इसका जो, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं 90 में से 50 माइनस करता हूं, अगर मैं 90 में से 50 माइनस करता हूं, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। और 40 जो आंसर होगा वो टर्नओवर टैक्स से भी नीचे आ जाएगा। तो मैं अपना टर्नओवर टैक्स इसमें से उतना माइनस कर सकता हूं कि इसको रिड्यूस करके मैं कम से कम इतना टैक्स तो पे कर दूं, क्योंकि मुझे इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा। मतलब जरा 90 और 63 का डिफरेंस देखें। आपको हमेशा चेक करना है कि आपके पास टर्नओवर टैक्स जो कैरी फॉरवर्ड है, जो एडजस्ट होना, वो कितना अवेलेबल है। अवेलेबल कितना, 50,000। फिर आपके नॉर्मल टैक्स और करंट टर्नओवर टैक्स का डिफरेंस कितना, 27,000। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप आज ज्यादा में ज्यादा अपने टर्नओवर टैक्स का 27,000 रुपए एडजस्ट कर सकते हैं, यस और नो, जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो आप क्या करें, 90,000 में से आप क्या करें, 27,000 माइनस करें। क्या आंसर आया? यानी आपके पास 50,000 का कैरी फॉरवर्ड टैक्स था, उसमें से आपने 27,000 रुपए एडजस्ट कर लिए नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 90,000 के अगेंस्ट। तो अब आप जो टैक्स दे रहे हो, कितना टैक्स दे रहे हैं, 63,000, यस और? अब मेरा यहाँ एक सवाल है कि जो आपने 63,000 टैक्स दिए हैं, ये आपने नॉर्मल टैक्स दिया है या ये आपने टर्नओवर टैक्स दिया है? बताइए। ये आपने नॉर्मल टैक्स दिया है, क्योंकि आपने नॉर्मल को रिड्यूस करके टर्नओवर के बराबर लाया है, वैल्यू बराबर कर दी है, लेकिन आपने दिया नॉर्मल ही है। तो आपने नॉर्मल को उतना रिड्यूस किया जितना टर्नओवर के बराबर बन जाए। तो आपने नॉर्मल 63,000 टैक्स दे दिया। यानी इस साल जो आपने कोई जो अमाउंट पे किया है, वो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एक्सीड नहीं करता, और आपकी इस केस में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो है वो टर्नओवर टैक्स के बराबर है। अच्छा, उसके बाद अगला साल, अगले साल आपका नॉर्मल टैक्स कितना है बेटा, 1,20,000। और आपका टर्नओवर टैक्स कितना है, 75,000। डिफरेंस कितना आया बेटा, 45,000। यानी आप पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड टैक्स जो है वो ज्यादा में ज्यादा 45,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास कितना था, 50। 50 में से आप 27 क्या कर चुके एडजस्ट, बचा कितना, 23। तो 23 आप बड़े आराम से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो लिमिट अवेलेबल है वो कितनी है, 45,000 की लिमिट अवेलेबल है। तो 23 आप बड़े मजे से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक 20 में से क्या एडजस्ट करेंगे, 23,000, तो क्या बचेगा बैलेंस, 97,000। तो 97,000 स्टिल हाई है, किसके मुकाबले में, टर्नओवर टैक्स के मुकाबले में। तो अब जो आप जो टैक्स दे रहे हैं वो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं, कितना, 97,000, जो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर टैक्स को एडजस्ट करने के बाद है। तो इस तरह आपका ईयर 1 का टर्नओवर टैक्स जो है वो आने वाले 2 ईयर्स में क्या हो गया, मुकम्मल तौर पे एडजस्ट हो गया। अब आपको तीसरे, चौथे और 5वें साल की जरूरत नहीं है उस केस।
यस और नो बोलिए। अब ये पूरा क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। टैक्स लायबिलिटी 60,000 और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितनी 10 थी, तो इसमें जितना 10 से आपने अबव पे किया वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 90,000 थी, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी 63,000 थी, तो आपके पास जो 50,000 था उसमें से आप ज्यादा में 27,000 एडजस्ट कर सके, तो आपने अपने नॉर्मल टैक्स को बराबर कर लिया किसके, मिनिमम टैक्स के। उसके बाद 23,000 आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिए अगले साल में। अगले साल नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 1,20,000, और 1,20,000 इतने सफिशिएंट थे कि आप उसमें से अपना 23,000 रुपए क्या कर दें, एडजस्ट कर लें, तो आपकी इस साल टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है, 97,000। सो ये आपके सामने पूरा सिनेरियो बना हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप इस सिनेरियो को लाजमी सॉल्व करेंगे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन में दिया है। हिरानी एंड कंपनी आर रेजिडेंट एओपी, ठीक है जी, is engaged in manufacturing of various consumer products and is assessed under normal tax regime. During the year ended 30th June 2018, HC sales was 14 million. तो AOP का टर्नओवर 10 million से exceed 10 million या उससे above हो गया. It includes sales of rupees 1 million, sale tax of rupees 1 million and excise duty of 500,000. The taxable income for the year is 1,170,000. क्या करें बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, बचा कितना आपके पास, 12,500,000। 12,500,000 का निकालें बेटा 1.5%, और 1,170,000 पर टैक्स वर्कआउट करें बाय अप्लाइंग नॉर्मल स्लेब रेट्स, नॉन सैलरीड केस वाले। एओपी है ना, कंपनी थोड़ी है कि 29% निकाले। तो एओपी की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी, नॉन सैलरीड केस वाले अप्लाई करके, और टर्नओवर में से सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी एक्सक्लूड करने के बाद जो आंसर आया है उसका निकाल लिया आपने 1.5%। तो अब वही नॉर्मल टैक्स और टर्नओवर टैक्स विच एवर इज हायर, और अगर नॉर्म टर्नओवर टैक्स हायर आए तो फिर आपको एक्सेस भी बताना है कि कितना। देखो 3 मार्क्स है ना इसके अंदर आपके पास, तो मेरे ख्याल से 1 नंबर तो एग्जामिनर रखा होगा इसका एडजस्टमेंट का, टर्नओवर की वैल्यू निकालने का, दूसरा टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तीसरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर ली, तो 2 से 2.5 नंबर जो है इसमें चले गए, और 1 नंबर छुपा हुआ है इसके अंदर किस चीज का, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड आता है वो बताने का। तो 3 नंबर वो स्टूडेंट ले पाएगा जो कैरी फॉरवर्ड बताएगा बेटा, पूरे नंबर स्कोर करना सीखना है हम। बोले बेटा, जवाब दें, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर एक चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जहां जहां अब तक आपने कहां कहां फेयर मार्केट वैल्यू के लफ्ज को पढ़ा है, बताइए, आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। आपने अब तक कहां कहां फेयर मार्केट वैल्यू को पढ़ा है, बताइए। बेटा आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ परक्विजिट पढ़ लिया, बेटा आपने फेयर मार्केट वैल्यू डोनेशन के अंदर पढ़ लिया, आपने फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन के अंदर पढ़ लिया, सोचें जरा बेटा, आपने फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी में पढ़ ली, आपने फेयर मार्केट वैल्यू एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर पढ़ ली, जवाब। इतनी जगहों पर आपने पढ़ी है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट पढ़ लिया आपने, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस देख लिया आपने, मतलब कितनी जगह पर पढ़ा आपने चीज, परक्विजिट बिल्कुल। तो लिखा हुआ क्या है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट और एसेट और सर्विस और बेनिफिट और परक्विजिट एट अ पर्टिकुलर टाइम
at a particular time shall be the price which the property or rent or asset or service benefit or property would ordinarily fetch on sale or supply in the open market at that time. आसान लफ्जों में फेयर मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट प्राइस है, जिसको टेक्निकली आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन बोला जाता है। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद बी पॉइंट क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट और एसेट और सर्विस और बेनिफिट और परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये बड़ा कीमती लफ्ज था। ये बताइए कि अगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर आपको शेयर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से और कंपनी ने उनके ट्रांसफर पर 1 साल की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो उनकी टैक्सेबिलिटी के लिए हमने क्या सीखा था कि वो टैक्सेबल होंगे उस पॉइंट पर जब आपको फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर मिलेगा या दे आर डिस्पोज ऑफ विच एवर इज अर्लियर। तो हमने कहा जनाब रिस्ट्रिक्शन पीरियड के अंदर शेयर्स का डिस्पोजल होना मुमकिन है, यस और नो, एग्रीमेंट करके पॉसिबल था ना। टाइटल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा लेकिन डिस्पोज ऑफ तो शेयर हो जाएंगे ना, आपको पैसे तो मिल जाएंगे ना। अब मिसाल के तौर पर आपको शेयर्स लिए हुए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने का रिस्ट्रिक्शन पीरियड बाकी है, करेक्ट? अगर ये शेयर इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो एक शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक जाता बड़ी आसानी से, करेक्ट? लेकिन आप चूंकि रिस्ट्रिक्शन पीरियड में उस शेयर को बेच रहे हैं तो आपका दोस्त जो है वो आपसे वो शेयर 100 रुपए का नहीं 80 रुपए का खरीदने के तैयार है। बोलते टाइटल भी तो नहीं मिल रहा ना मुझे, वरना जाओ तुम ओपन मार्केट में बेच दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस शेयर को मजबूरन 80 रुपए का बेच पा रहे हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। यस और नो, रिस्पॉन्स करें। अब मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि इस सिनेरियो में अगर आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो अमाउंट सैलरी में ऐड करना है उसको ऐड करने के लिए जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है वो 100 रुपए लेनी है या 80 रुपए लेनी है, सवाल। वो फेयर मार्केट वैल्यू आपने 100 रुपए लेनी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो पॉइंट ये खुद बता रहा है, क्या बता रहा है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट और एसेट और सर्विस और बेनिफिट और परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। अगर किसी चीज पे ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू आपको कम मिलती है, लेकिन जब भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स पर्पस के लिए निकाली जाएगी तो उस रिस्ट्रिक्शन को अज्यूम नहीं किया जाएगा। मतलब उसको इस तरह ही अज्यूम किया जाएगा इस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ये चीज कितने की बिकती, जितने की बिकती वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। तो अगर आपने रिस्ट्रिक्शन पीरियड में 100 वाला शेयर 80 रुपए का बेच दिया है तो बेटा 80 रुपए तो एक्चुअल प्रोसीड बन गए ना आपके, आपको तो लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा और इसको आप कनेक्ट कर देंगे किससे? एम्प्लॉय शेयर स्कीम से। जी बेटा उसामा, बात क्लियर है बेटा? बोलिए उसामा। उसामा the fair market value of any property or rent, service, benefit or perquisite shall be determined without regard to any restriction on transfer। बेटा लाइन अच्छी तरह पढ़ लें प्लीज।
कि जब भी किसी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी तो इस बात को इग्नोर किया जाएगा कि उस पर ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। आसान लफ्जों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी भी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो परक्विजिट हो, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो एसेट हो, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस बात को इग्नोर करके निकाली जाएगी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर है। मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो वो कम पैसे उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, बल्कि जो नॉर्मली आपको पैसे मिलते हैं वही उसकी मार्केट वैल्यू है फॉर एनी टू परफॉर्म एनी टैक्स कैलकुलेशन। बेटा प्लीज, लॉ समझा रहा हूं मैं आपको, लॉ की लैंग्वेज समझा रहा हूं। आपकी अकल क्या कहती है ये इशू नहीं है, लॉ क्या कहता है ये इशू है। हाँ तो अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट था, तो मैं अर्लियर वाली बात तो कर रहा हूँ यार उसामा, कि आपने 6 महीने पहले वो शेयर्स बेच दिए रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने से पहले। तो बताइए अब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होना अर्लियर है या शेयर बेचना अर्लियर है? शेयर बेचना अर्लियर है। तो जब शेयर्स बेचना अर्लियर है तो सवाल ये कि जिस पॉइंट पे आपने शेयर्स बेचे उस पॉइंट पे शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 100 रुपए। लेकिन आपने खुद कितने के बेचे हैं? 80 रुपए के। तो अब 80 रुपए को फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाए शेयर्स की या 100 रुपए को फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाए? जवाब इसका बड़ा सिंपल है, 100 रुपए ही शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएंगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन होगी विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ठीक है जी। अब बात कर लें स्पेसिफिकली किसके ऊपर, वेयर द प्राइस other than the price of immovable property referred into in para in a above। यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी आइटम की, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो क्या हो, व्हीकल हो, किसी भी चीज की अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, is not ordinarily ascertainable, such price may be determined by the commissioner। तो अगर आपको डोनेशन के रूल्स याद हो तो पर्सनल आइटम्स डोनेट करने पर उनकी जो डोनेशन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो कौन तय करेगा? कमिश्नर ही तय करेगा ना बेटा। वो बात हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके थे, अगर आपको याद, रिकॉल कर लें अच्छे तरीके से। डोनेशन इन काइंड को बहुत तफसील से पढ़ा, व्हीकल का डोनेशन पढ़ लिया स्पेशली, उसके लिए तो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के रूल्स हमने रखे हुए थे, डोनेशन की वैल्यू डिटरमाइन करने के रूल रखे हुए थे। लेकिन जब पर्सनल आइटम्स की बात आई थी डोनेट करने की, तो वहां जवाब क्या था कि उन डोनेशन वैल्यू को डिटरमाइन कौन करेगा, या उनकी फेयर मार्केट डिटरमाइन कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। यस और नो? आप बोलिए, ये पॉइंट आपको याद है कि नहीं है प्लीज। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में आप जानते हैं फेयर मार्केट डिटरमाइन कैसे होती है, तो एफबीआर डिटरमाइन कर लेता है, या फिर जो अथॉरिटी होती है जो स्टैम्प एंड ड्यूटी या जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो परफॉर्म करती है, उसी अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करे। लैंड एंड बिल्डिंग की बेटा उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझ। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, sorry, FBR is power to notify through notification the fair market value of immovable property situated in different parts of Pakistan, where the fair market value of immovable property of an area is not notified by the FBR, the value fixed by district officer revenue or provincial or any other authorized authority for the purpose of stamp duty shall be deemed to be the fair market value of that immovable property। ठीक है ना? ये बात हम पहले ही ऑलरेडी कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बेटा आप सबका रिस्पांस नहीं मिलता ना, जब देर लगा देते हैं आप बहुत ज्यादा, प्लीज जवाब दे दिया करें ताकि पता लगे हाँ भाई ये बात गुजरती जा रही है। ठीक है ना? जल्दी जल्दी क्या करें बेटा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, क्या हो सकता है कि आपके पास कोई फॉरेन सोर्स इनकम हो, तो अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम है तो वो आपके पास किस में होगी बेटा? डॉलर्स में हो सकती है, पाउंड में हो सकती है, जवाब दें। ऐसा ही है ना? तो वो डॉलर में हो सकती है, पाउंड में हो सकती है, सब पॉसिबल है। अच्छा जी, ओके। तो फिर जब आप उसको पाकिस्तान में टैक्स करेंगे तो उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? पाकिस्तानी रुपीज में। अगर आपको याद हो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत हमने जो शेयर्स पाउंड में परचेज किए थे या यूरोज में परचेज किए थे, उन सबको हमने कन्वर्ट किया था कि नहीं किया था? उनकी कॉस्ट निकालने के लिए उनको कन्वर्ट किया था
उनको अगर हमने डिस्पोज ऑफ पाकिस्तान से बाहर किया है तो उनकी सेल प्रोसीड निकालने के लिए हमको कन्वर्ट करेंगे। तो एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपीज। तो आपका टैक्स रिटर्न पूरा का पूरा किस पे फाइल होगा? रुपीज में फाइल होगा, भले आपके पास फॉरेन सोर्स रिसिट्स हो या पाकिस्तान मतलब फॉरेन करेंसी में रिसिट्स हो या पाकिस्तानी करेंसी में रिसिट्स हो। Where the amount is in the foreign currency, the amount shall be converted to the rupees at the State Bank of Pakistan rate applying between the foreign currency and the rupees on the date of the amount is taken into account for the purpose of the ordinance। यानी जिस डेट पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है उस डेट का आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट अप्लाई कर दें, आसान लफ्जों में। ये बताइए एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है? यस और बोलिए, क्या एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है? ओके, अब एक चीज समझिएगा, आपने फसल उगाई 100 रुपए की, सही है? या आसान केस रखते हैं एक छोटा सा, आपने फसल बेची 200 रुपए की, उसको उगाने की कॉस्ट अज्यूम करते हैं 0, समझ लो मिसाल के तौर पे समझ लो 0। तो अब ये फसल बेचकर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? अभी 200 को 2 लाख बोल देना, कुछ भी बोल सकते हैं उसको आप। बतौर एग्रीकल्चर आपने इस 200 के प्रॉफिट पे टैक्स देना है। वो लिमिट की कोई बात नहीं कर रहा अभी मैं। एग्जेम्प्ट इनकम, ये एग्जेम्प्ट है तो क्यों टैक्स देंगे? यस और बल्कि 200 आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो मैं क्या बोलता हूँ, इस तरह कर लेते हैं, आपने एक फसल प्रोड्यूस की है जिसकी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हम 0 अज्यूम करते हैं बात को आसान करने के लिए, और उसको आपने बेचा है 1,200,000 का, 12 लाख रुपए का। ये 12 लाख रुपए सीधे आपकी जेब में क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट क्या है? एग्रीकल्चर का प्रॉफिट जो है वो, एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, 12 लाख रुपए आपके लिए एग्जेम्प्ट है। यस सर। फर्ज करें 12 लाख का गन्ना था, ये खरीदा है किसने? शुगर मिल वाले, ठीक है? तो शुगर मिल वाले के लिए क्या बन गया? ये रॉ मटेरियल बन गया। बोलिए बेटा, अब शुगर मिल वाला क्या करेगा बेटा? इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? चीनी में, शुगर बनाएगा इससे। फर्स्ट करो 12 लाख का उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, 3 लाख रुपए उसने क्या कहते हैं 8 लाख रुपए लगाया उसने प्रोसेस करने में, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? उसकी कॉस्ट हो गई 20 लाख, कहते हैं 2 मिलियन। 12 लाख और 8 लाख 20 लाख हो गए। फिर उसने वो चीनी मार्केट में बेची कितने की? फॉर एग्जाम्पल बेची उसने 40 लाख की। तो बताइए अब शुगर मिल का प्रॉफिट कितना हुआ? तो 4 मिलियन में 2 मिलियन क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। शुगर मिल का अपना प्रॉफिट क्या हुआ? टू मिलियन हो गया ना। तो शुगर मिल के लिए 2 मिलियन क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इस पे शुगर मिल ने खुद टैक्स देना है। यस और अच्छा, अब फर्ज करें शुगर मिल वाले की ही क्या, जमीनें भी शुगर मिल वाले की हैं और फैक्ट्री भी उसी की है। तो शुगर मिल वाले ने क्या किया? अपनी ही जमीन से
जो उसने गन्ना उगाया था वो अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, उगाने की कॉस्ट तो 0 है, तो 12 लाख रुपए अब उसकी जेब में, मतलब उसकी जेब पे बोझ नहीं बन रहे, उसे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ रहा। तो जो जमीन से मिल में ट्रांसफर हुआ समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। क्या ख्याल है? सही है। प्रोसेस करने के लिए कितने लगे उसकी जेब पर? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। अब उसने ये चीनी बेची उतने की जितनी मार्केट वैल्यू है, 4 मिलियन की। अब 4 मिलियन की बेची है, 8 लाख इसकी कॉस्ट है, इसका प्रॉफिट क्या हो गया? 3.2 मिलियन। तो इसका प्रॉफिट इसके नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है? मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अगर ये अपनी क्या कहते हैं शुगर कैन अपना ट्रांसफर नहीं करता, इसको मार्केट से कहीं से परचेज करता, तो इसका प्रॉफिट असल में कितना होता? 3.2 मिलियन होता है या 2 मिलियन होता, बताइए। तो अब लॉ यहाँ पे ये कहता है कि भाई कि अगर ये शख्स जो है वो 3.2 मिलियन अर्न कर रहा है, तो इसमें जो 12 लाख इनकम वो इजाफी कमा रहा है वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम ही है, वो हर हाल में एग्जेम्प्ट रहेगी। तो इस एंटिटी को 3.2 मिलियन पे टैक्स नहीं देना बल्कि 2 मिलियन पे टैक्स देना है, क्योंकि 12 लाख तो उसने एग्रीकल्चर वाले ही कमाए हैं। तो इस सिलसिले में उसका आंसर 2 मिलियन आया। हमें क्या करना है? इसमें लॉ ये कहता है कि जब आप अपनी खुद की कल्टीवेशन का करते हो, अपने आप को ट्रांसफर करते हो, तो आप उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो। मतलब जो शुगर मिल है वो अगर अपनी जमीनों से क्या करती है, फसल लेती है, तो वो उस फसल को परचेज तो नहीं कर रहा क्योंकि अपनी जमीन है, लेकिन उस ट्रांसफर को उनको चाहिए परफॉर्म करेंगे इस पर फेयर मार्केट वैल्यू पर, और वो फेयर मार्केट वैल्यू उनकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। मतलब हालांकि शुगर मिल जो है वो परचेज नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफर तो परफॉर्म हो रहा है, तो शुगर मिल उसको रिकॉर्ड करेगी 1.2 मिलियन पर। इस तरह शुगर मिल की कॉस्ट शो होगी 1.2 मिलियन। फिर 8 लाख का प्रोसेस हो जाएगा, कितने से कितने कितना हो जाएगा अमाउंट? 20 लाख रुपए। इसको बेचेगा कितने का? 40 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना होगा? 20 लाख रुपए। इस तरह हुआ ये कि जो एक्टिविटी टैक्स हुई वो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी टैक्स हुई, इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी टैक्स होने से बच गई, क्योंकि वो हर हाल में क्या एग्जेम्प्ट है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा? तो बात बड़ी सिंपल सी है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसी हाल में टैक्स नहीं होनी चाहिए। अब ये पूरा सिनेरियो यहाँ मौजूद है। क्या मौजूद है? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस if a cultivator or receiver of agriculture produce as rent in kind uses agriculture produce raised or received by him as raw materials in a business, यानी अगर वो अपनी ही फसल जो कि उन्होंने खुद उगाई है या वसूल की है बतौर रेंट इन काइंड। अभी का मतलब है, हो सकता है जमीन आपकी हो, आपने किसी और को रेंट पे दे दी हो, लेकिन आपने रेंट ये तय किया था कि जो फसल उगेगी वो आधी आधी हो जाएगी। तो आपको फसल के तौर पे, आपको रेंट के तौर पे फसल मिल गई है, और आपने वो फसल कहाँ लगा दी है? अपनी इंडस्ट्री में, अपनी क्या कहते हैं शुगर मिल में, बतौर रॉ मटेरियल। तो या तो आपने अपनी जमीन की प्रोडक्ट खुद रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की है, या आपकी जमीन रेंट पे थी, रेंट पे जिसने उगाया आपसे लेके उगाया, उस पे कल्टीवेशन, उसने उसमें से आपको हिस्सा दिया, वो हिस्सा आपका रेंट बना। उस रेंट वाले हिस्से को आपने कहाँ लगा दिया? अपनी बिजनेस के अंदर। uses agriculture produce raised or received by him as raw material in a business, then the market value of agriculture produce shall be allowed as deduction from business। तो फिर जो उस कल्टीवेशन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगी, ताकि एग्रीकल्चर का किसी भी किस्म का प्रॉफिट जो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन के टैक्स ना हो जाए। यानी आसान लफ्जों में एग्रीकल्चर इनकम हर हाल में क्या होनी चाहिए? एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। क्या कहते हैं? It means that the same shall be considered as purchase cost of the business। ठीक है जी। और अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कोई मार्केट डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो फिर उसकी कल्टीवेशन के जो एक्सपेंसेस होंगे ना, जो एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करने के लिए इनकर हुए हैं, फिर आप उनको माइनस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से। लेकिन ऐसा करना जब मुमकिन होगा जब आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में बिक ना सकती हो।
और सिर्फ वो चीज इंटरनली प्रोड्यूस हो रही हो आपके रॉ मटेरियल के तौर पर, मतलब मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं है या उसकी जनरल मार्केट नहीं। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं कि पंजाब में कुछ लोगों ने एक ऐसा पौधा उगाया था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, जिसका ऑयल जो था वो डीजल का रिप्लेसमेंट था। तो फर्ज कर लें आपने एक कंपनी बना ली और आपने वो पौधा इंटरनली उगा लिया अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए, और वो आपके इंटरनल इस्तेमाल में, एक्सटर्नली मार्केट में उस पौधे का इस्तेमाल करने वाला कोई है ही नहीं। या अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग दवाओं की कंपनी है तो आप इंटरनली कोई जड़ी बूटी उगाते हैं और उसकी कोई मार्केट में अलग से वैल्यू नहीं है या मार्केट में जड़ी बूटी अलग से इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है। अब आप उसको मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं कर पाते, तो फिर लॉ ये कहता है कि फिर इस केस में अब आप क्या करें, जो उगाने के जो भी जितने भी खर्चे हैं उसको भी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट क्या कर ले, माइनस कर ले। ये सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन वही है कि अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने आप को ट्रांसफर किया है बतौर रॉ मटेरियल टू जनरेट व्हाट, बिजनेस इनकम, तो फिर उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने आप को ट्रांसफर करें फेयर मार्केट वैल्यू पर, ताकि वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाए। तो उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी बेटा। यस और जवाब दें। ठीक है, अब ये आखिर में यहाँ पे सारी जो है चैप्टर 13 और 14 की समरी लिखी हुई है, प्लीज इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, लाजमी। ये आपके लिए आसानी लेकर आएगी बेटा, ये समरी। ठीक है बेटा, यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी फिर बातें आपसे होती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।